हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दिए। तो दोस्तों, यह PDF हमारे द्वारा बनाई हुई है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्य हैं या प्रश्न हैं, उनको आपके लिए कराया जा रहा है इस सीरीज़ के माध्यम से। तो दोस्तों, हमने आपको क्या क्या करा दिया था। प्रस्तावना करा दिया था। प्रस्तावना में बताया था एक बार संशोधन हुआ है। आपके कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक, ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक, संविधान हमारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से ली गई, लेकिन अगर भाषा की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक, तो उद्देशिका का प्रस्ताव सर्वप्रथम तीसरी बैठक जो संविधान की हुई थी उसमें 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक, ये बता दिया था। फिर आपको डोमिनियन राज्य बता दिया था और आपका औपनिवेशिक प्रभुत्व संपन्न बता दिया था। फिर पंथ निरपेक्ष के बारे में बताया था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह धार्मिक आधार पर राज्य के स्वरूप को अभिव्यक्त करता था। ठीक, धर्मनिरपेक्ष के बारे में बता दिया था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये बता दिया था। फिर हमने बताया था कि जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यह अनुच्छेद 38 में उल्लेख है। अब कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगर पूछा जाए, एक बार पूछा गया है कि यह किस देश की क्रांति से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो न्याय अगर है तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, वहाँ से इसको ग्रहण किया गया। फिर अगला था भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, वहाँ से इसको लिया गया। और रूस की क्रांति से तीनों प्रकार के न्याय लिए गए। ठीक, फिर आपको बताया था बेड़ूवाड़ी वाद हुआ था संघ 1960 में। इसमें बताया था उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के विचारों को जानने की कुंजी है, ये बता दिया था। फिर याद रखना, ये पूछा गया था बेड़ूवाड़ी वाद किस वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है। तो अगर मानने की बात करें तो केशवानंद भारती वाद था 1973, और अगर नहीं मानने की बात करें तो बेड़ूवाड़ी संघ 1960 में हुआ था। क्लियर, ये बता दिया था। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इसके बारे में केशवानंद भारती वाद में क्या क्या कहा गया था वो बताया था आपको। प्रस्तावना संविधान का अंग है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी है, संविधान के आधारभूत ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ये किसने कहा? केशवानंद भारती वाद ने किया। ठीक, फिर प्रस्तावना अब तक एक बार संशोधन हुआ था, जिसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। ठीक, फिर बताया था आपको कि प्रस्तावना में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया जाए, ये किसका कथन था? हजरत मोहानी जी का था। प्रस्तावना को और राजनीतिक जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, अर्नेस्ट वाकर ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, पंडित नेहरू ने। ठीक, पंडित नेहरू ने। ठीक, प्रस्तावना में जनता की भावनाएं व आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाहित हैं, किसका कथन था? गोलकनाथ राय बनाम पंजाब राज्य। ठीक, फिर आपको बताया था कि भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में क्या था? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब संघ का नाम मतलब अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा गया है, अर्जित क्षेत्र भी आते हैं किसमें? अनुच्छेद 1 में। और इससे भारत का नामकरण स्पष्ट होता है। अगर पूछा जाए कि भारत शब्द किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो अनुच्छेद 1 बताना। ठीक, फिर नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2-3 में बताया था। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। ठीक, तो 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। 3 में अनुच्छेद नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, 4 में क्या था? अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन, अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, फिर अगला बताया था भारत और इंडिया दोनों क्यों? क्योंकि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें भारत का जो है उसे इंडिया नाम से उसमें क्या है? रजिस्टर्ड है या उसमें उल्लेखित है। भारत प्राचीन नाम है, पहचान से संबंधित है। उपमहाद्वीप में निवास करने वाले सभी लोगों का वर्णन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन है? भारत है। स्वतंत्रता में यह प्रतीक था भारत। ठीक, इंडिया यह आधुनिक नाम है, जैसे प्राचीन नाम और कुछ था तो मॉडर्न नाम उसका और हो गया। तो इंडिया यह आधुनिक नाम है। यूएनओ के सदस्य के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य के रूप में भारत इंडिया नाम से पंजीकृत था। ठीक, अनुच्छेद 1 से इंडिया शब्द हटाने की अपील किसने दाखिल की थी? तो नमः नामक एक व्यक्ति था, उसने की थी।
फिर 2 जून 2020 को इस वाद में निस्तारित करते हुए CGI बोबडे ने टिप्पणी की अनुच्छेद 1 में अर्थात इंडिया दोनों शब्द हैं, भारत अर्थात इंडिया दोनों शब्द शामिल हैं। ठीक, फिर बता दिया था आपको कि राज्यों का संघ, भारत संघ अमेरिका की तरह इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि भारत होल्डिंग टुगेदर की पॉलिसी अपनाता है, कमिंग टुगेदर मॉडल पर नहीं है, ये बता था। फिर अनुच्छेद में बता दिया था कि राज्यों एवं संघ राज्यों के क्षेत्र का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 1 के क्लास 2 में, राज्य व उसके राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची भी किसमें आती है, अनुच्छेद 1 में ही आती है। ठीक, ये बता दिया था। अब कुछ बताया था आपको कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था। जैसे मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 4 वर्गों में, कौन कौन से, ABCD करके। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसके आधार पर 4 वर्गों को समाप्त करके 2 श्रेणियाँ बनाई गई, राज्य और संघ राज्य, जैसे आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। क्लियर। समुद्री कानूनों पर आज से हम यहाँ शुरू करेंगे। समुद्री कानूनों पर किस प्रकार से कहाँ तक किसका नियंत्रण है, इस पर चर्चा करें। इससे प्रश्न पूछा जाता था। ठीक, समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय 1982 में जो कटे छटे क्षेत्रों में एक सीधी रेखा खींची जाती है उसे बेस लाइन कहते हैं। ठीक, ये याद रखना। बेस लाइन पूछता है क्या है तो बता देना। जो कटे छठे क्षेत्रों में एक सीधी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें लिखा है कि बेस लाइन, देखिए ये है कहाँ पर, एक सेकेंड, देखिए ये है आपके यहाँ का जो कटे छठे क्षेत्र है, ये है बेस लाइन आपकी। और यहीं पर पहले आंतरिक जल है, यहाँ तक आंतरिक जल, फिर प्रादेशिक जल, फिर सन्निश्चित जल, ये याद रखना। ठीक, 12 नॉटिकल मील, फिर 12 नॉटिकल मील, फिर 200 नॉटिकल मील तक। EEZ मतलब इकोनॉमिक इको जोन, इकोनॉमिक इको जोन 200 नॉटिकल मील तक क्या है, इसके बाद के समुद्र को क्या कहते हैं वो आपको लोग बताएंगे। और आंतरिक जल सुनिश्चित करता है, ये हमने आपको बताया। अब बात करते हैं संघ की इकाई, राज्य और संघ शासित राज्य की परिभाषा। ठीक, इसमें क्या है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संघ शब्द किसमें उल्लेखित है तो 366, यह संघ राज्य का आशय उस क्षेत्र से है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ राज्य के रूप में अधिसूचित किया गया। चलो ये बता दिया था। अब विदेशी भूभाग का भारत में विलय कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा होगा भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ समझौता हुआ था, तो संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ता है, उस समय जब करंट का क्वेश्चन था तो पूछा गया था, तो हो सकता है फिर पूछे। तो विदेशी भूभाग का भारत में विलय कैसे करेंगे, तो नंबर 1 पे देखिए, यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ना होकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होगा। अगर विदेशी भूभाग को कोई अगर करना है तो यह भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय कानून के अनुसार इसको नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होगा। ठीक, कोई भी विदेशी राज्य निम्न तरीकों से भारत का विदेश हिस्सा बन सकते हैं। जैसे उसका भारत संघ में प्रवेश हो, नंबर 1। दूसरा है अनुच्छेद 2 के तहत नया राज्य बनाया जाए, 2। और नंबर 3, किसी भारतीय राज्य में अनुच्छेद 3(1) और 3(b) के तहत विलय करा दिया जाए, 3 हो गए। चौथा है उसे संघ राज्य घोषित कर दिया जाए, तो क्या होगा, इस आधार पर विदेशी भूभाग को भारत में विलय किया जा सकता है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था एक बार कि हाँ या नहीं में, क्या यह संभव है कि भाग 1, क्या यह संभव है कि भाग 1 के प्रावधानों द्वारा किसी भारतीय भूभाग को अन्य विदेशी राष्ट्र को सौंप दिया जाए। तो इसमें लिखा था, फिर से क्लियर कर लीजिए, भाग 1 के प्रावधानों द्वारा किसी भारतीय भूभाग को अन्य विदेशी राष्ट्र को सौंपा दिया जाए, यह बात सही है गलत, तो नहीं, ऐसे नहीं सौंप सकते। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। ये किस बाद में उल्लेख है, जो बेरुवाड़ी वाद हुआ था 1960 में, उसके आधार पर। ठीक, फिर क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ। कुछ भारत का क्षेत्र गया बांग्लादेश के लिए और कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र भारत को मिला। तो यह संविधान संशोधन 100वां संशोधन हुआ संविधान में, जिसके आधार पर इन दोनों के बीच समझौता हुआ। ठीक, अब ये अनुच्छेद 1 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश किया जाएगा या उनकी स्थापना की जाएगी या विनिर्माण किया जाएगा। ठीक, ये बता दिया।
फिर नए राज्यों का प्रवेश किस आधार पे होगा, तो नए राज्यों का जो प्रवेश है इसके अंतर्गत उन राज्यों को शामिल किया जाएगा जो पहले से स्थापित, निर्मित और प्रभाव में है। ठीक, ये याद रखना क्या है, इसके अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, वो राज्य जो पहले से हैं, स्थापित है, निर्मित है या प्रभाव में है तो उनको अनुच्छेद 2 में शामिल किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नए राज्यों की स्थापना। तो नए राज्यों की स्थापना से अगर बात करेंगे तो इसमें उन राज्यों को शामिल किया जाता है जो पहले से स्थापित या निर्मित है। भाई स्थापना का मतलब क्या है, पहले नहीं था अब कर किया जाएगा, तो अनुच्छेद 2 में स्थापना भी आती है। और नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है पहले से हैं या निर्मित किए जाएँ या प्रभाव में है तो उनको शामिल किया जाएगा। ठीक, अब सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम मात्र एक ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर में नहीं आता है, पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता, याद रखना। ठीक, तो 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। और सिक्किम के जो सीएम है वो आप बताइएगा, और सिक्किम के राज्यपाल यहीं पे लिख लीजिए, सिक्किम के सीएम और गवर्नर। ठीक, देखिए 35वां संविधान संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 2A द्वारा जोड़ा गया था। इसको अनुच्छेद 2A के आधार पर इसका 35वां संविधान संशोधन हुआ था और जोड़ा गया था। सिक्किम को पहले संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान कर, कौन सा दर्जा, संयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान कर भारत संघ में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। याद रखना, सिक्किम में मात्र ऐसा पहला राज्य था, इसको संयुक्त का राज्य दर्जा प्रदान कर भारत संघ में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ तो संयुक्त राज्य का दर्जा खत्म करके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन के आधार पर। ठीक, तो अब बात करेंगे अनुच्छेद 2A को ख़त्म कर दिया गया। अनुच्छेद 371F अनुच्छेद 2A में क्या है, इसको संयुक्त का दर्जा दिया गया। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए, इसे संयुक्त का दर्जा दिया गया किसको, सिक्किम को। एक इसमें है अनुच्छेद 2A में। ठीक, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब इसकी जो सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो अब ये 371F में याद रखना है, पूछा गया है। ठीक, 371F में सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर, अब ये अनुच्छेद 2 क्लियर हुआ। अब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। देखिए थोड़ी PDF स्पष्ट नहीं है, समझाते चल रहे हैं, समझ में ना आए तब बताइए। ठीक, फिर बात करें अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में क्या है, 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन। ठीक, तो पहले में बता दिया, अनुच्छेद 2 में बता दिया। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन। ठीक, नए राज्यों का निर्माण मतलब संसद द्वारा किया जाएगा, कितने प्रकार से किया जाएगा ये याद रखना, प्रक्रिया क्या है ये पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 3A के तहत 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है या वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा या क्षेत्र या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। अब कौन कौन से प्रकार हैं देखिए, नंबर 1 पे आता है आपका किसी वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग करके। नंबर 1 क्या है, किसी वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग करके। फिर लिखा है दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर 2। तीसरा है किसी राज्यों के भागों को आपस में मिलाकर एक नया राज्य 3। फिर चौथा है किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर, ये हो गया 4। ठीक, तो अनुच्छेद 3A के तहत कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से क्या किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। याद रखना कौन कौन से हैं वो। पहला बताया किसी वर्तमान राज्य से उसका भाग अलग करके। दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर। तीसरा है किसी राज्यों के भागों को आपस में मिलाकर एक नया राज्य गठन करना। चौथा है किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर। ठीक, अब बात करते हैं राज्य शब्द। राज्य शब्द पूछा गया था। राज्य शब्द अनुच्छेद 3 में, राज्य शब्द अनुच्छेद 3 में प्रयुक्त राज्य शब्द संघ राज्य शामिल है। ठीक, अनुच्छेद 3 में प्रयुक्त जो राज्य शब्द है उसे संघ राज्य शामिल किया जाता है या कहा जाता है। ठीक, अब इसमें अनुच्छेद 3 के परंतुक में प्रयुक्त क्या है, अनुच्छेद 3 के परंतुक में प्रयुक्त क्या है। जैसे प्रयुक्त मतलब राज्य शब्द के अंतर्गत क्या लिखा है, राज्य शब्द के अंतर्गत राज्य सम्मिलित नहीं है अर्थात संघ राज्यों पर लागू नहीं होगा। ये 3 में इसका उल्लेख कर रखा है। ठीक, क्या कर रखा है इन्होंने,
कि प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य सम्मिलित नहीं है, अर्थात यह संघ राज्यों पर लागू नहीं होगा। क्लियर? ये किसकी बात है? 3 अनुच्छेद 3 की बात है। 3B में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अंदर जब प्रश्न पूछा जाएगा तभी पूछेगा। संसद किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है 3B में। 3C में क्या है? संसद किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। तो पहले B में बढ़ाई, बा से बढ़ाना, B से B और C से छोटा करना, घटा सकती है। अनुच्छेद 3D सीमा में परिवर्तन कर सकती है, D मतलब डिवाइड कर सकती है। और 3E में है नाम को परिवर्तित की सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। ठीक, तो 3B में बढ़ा सकती है संसद किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को, 3C में घटा सकती है, 3D में सीमा में परिवर्तन कर सकती है, 3E में नाम को परिवर्तित कर सकती है। ठीक, फिर क्या है? नए राज्य के निर्माण की शर्तें। अब नए राज्य के निर्माण की शर्तें क्या हैं? देखिए, इस उद्देश्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कोई अगर किसी राज्य का निर्माण करना है तो उसकी शर्त क्या है? कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब अनुमति से पूर्व उसको क्या कर दिया जाएगा? संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। सिफारिश से पूर्व, ये याद रखना है। ठीक, सिफारिश से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से विचार व सलाह लेगा, समय निश्चित कर देता है। जैसे भाई संसद में प्रस्तुत कर दिया गया कोई विधेयक, तो फिर बाद में राष्ट्रपति क्या करे? संबंधित राज्य, जिस राज्य को बनाना या उसका वो ख़त्म करना होगा, तो वहाँ के विधानमंडल से विचार करेगा, सलाह करेगा और समय निश्चित कर देता है। ठीक, फिर क्या है? राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे बहुत दबाव बनाने लगेंगे तब वो थोड़ी मानेगा, तब वो नहीं मानेंगे। अब प्रक्रिया की बात करते हैं। संसद इस विधेयक को साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित करेगी। ठीक, भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना, जैसे अभी बांग्लादेश और भारत के बीच जब समझौता हुआ था तो बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र अपना इंडिया को दिया और इंडिया ने भी कुछ क्षेत्र अपना बांग्लादेश को दिया। तो बेड़ूवादी बात जो है 1960 में हुआ था। इसके आधार पर बताएंगे आपको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कहा गया था कि इन अधिकारों के अंतर्गत देश की संसद भारत में किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती, इसमें मना कर दिया गया था। फिर इसके लिए उन्होंने बताया था कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कहा गया था इन अधिकारों के अंतर्गत देश की संसद भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती, इसके लिए उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक किसी भी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, याद रखना। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है भारत में राज्यों का विकास कैसे हुआ, वो आपको बताना है। ये तो भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 1 में क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में हमने बताया क्या था? अब 2 में बताया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों में इंडिया या भारत का उल्लेख है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 3 में नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन जो किया जाएगा उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नागरिकता की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नागरिकता से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित, किससे? नागरिकता से अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता किसे कहते हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं ये भी बताना है, शब्दावली इसमें आएगी। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्वों में आपको याद रखना है नंबर 1 पे आपका संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कोई भी राज्य अपना डिसीजन लेने में वो क्या है? स्वतंत्र है।
दूसरा, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। देखिए राज्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग उसका होना चाहिए, और एक सरकार होनी चाहिए, और निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित जनसंख्या में आपको आएगा नागरिक, चाहे देश के हों या विदेशी नागरिक हों, ठीक। तो किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए कितने सब तत्व चाहिए, 4, संप्रभुता, एक निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा निश्चित जनसंख्या, ठीक। ये हो गया। अब नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता क्या है, एक प्रकार राज्य और उसके नागरिकों के बीच का अनुबंध होता है। नागरिकता क्या है, वहाँ के राज्य, मतलब वो एक प्रकार का राज्य और उसके नागरिकों के बीच समन्वय होता है, या अनुबंध होता है, या बॉन्ड होता है, ठीक। नागरिकता प्रदान कुछ विशेष अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ किसको प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को। नागरिकों के सर्वाधिक विकास के आवश्यक दशाओं का निर्माण भी, ठीक। जैसे राज्य क्या करता है, राज्य से व्यक्ति बनता है, व्यक्ति से राज्य बनता है। नागरिक का अनुबंध संप्रभुता को स्वीकार करता है, ठीक। ये हो गया नागरिकता। नागरिकता एक प्रकार का बहिष्करण का विचार है, क्योंकि यह गैर नागरिकों को शामिल नहीं करता है, जैसे विदेशियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब मतदान का अधिकार अगर बात करेंगे, मतदान का अधिकार यहीं पे लिखते हैं, मतदान का अधिकार, एक सेकेंड। मतदान का अधिकार जैसे लिखा है कि नागरिकता किसी देश के संविधान द्वारा प्रदत्त व राजनीतिक व सामाजिक विशेषाधिकार है, जिसका दावा केवल देश के नागरिक ही कर सकते हैं, ठीक। अब मतदान का अधिकार अगर पूछें कि भारतीय नागरिकों को, यहाँ पे लिखें भारतीयों के लिए, देखिए कुछ अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 1, 15, 16, 19, 29 और 30, ये किसके लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ठीक। किसके लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए। ये हो गया आपका। तो भारतीय संविधान में नागरिकता को संविधान के लागू होने पर और संविधान लागू होने के बाद किस प्रकार से दिया जाता है, उसका हम उल्लेख अगले वीडियो में करेंगे। अगर हम अनुच्छेद बताएं आपको तो अनुच्छेद देख लीजिए जब तक। अनुच्छेद 5 में क्या है, अविश्वास द्वारा नागरिकता, ठीक। अनुच्छेद 5 में क्या है, अविश्वास द्वारा नागरिकता या नागरिकता का उल्लेख। अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख, ठीक। 6 में क्या है, कोई अगर पाकिस्तान से भारत आने वाले कोई इंडिया में पाकिस्तान से आने वाले, ठीक। ये हो गया क्लियर। फिर जैसे 5 में नागरिकता का उल्लेख है, 6 में क्या है, पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनके लिए प्रावधान है, 7 में भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनके लिए उल्लेख है नागरिकता, और 8 में भारत से बाहर निवास करने वाले नागरिकों के लिए है। ये हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये 8 तक हो गए, ठीक। 8 तक हो गए। अब अगर 10 की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक के उपबंधों के अधीन यदि कोई भारत का नागरिक है तो वह संसदीय विधि के अधीन भी भारत का नागरिक बना रहेगा, ठीक। 11 में बता दिया आपको, नागरिकता के अधिकारों का नियमन संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। इस विधि के अंतर्गत भूत एवं भविष्य दोनों विषय आते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक। से अगर एक बात करें, 5, 6, 7, 8 बता दिया आपको। अब अगर बात करें 19 जुलाई 1948 से पाकिस्तान से भारत आने की अनुज्ञा पद्धति लागू हुई थी। वह जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में बता रहा हूँ, वह जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और वह जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे, उनके लिए क्या प्रावधान है उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।